रहल के उठाने से वो बामुश्किल आँख खोल पाई थी। इसकी तबीयत अब ज़रा बेहतर थी। उठ जाओ यार, कौन से गधे घोड़े बेच कर सोती हो। जल्दी आ जाओ, सब नाश्ते पर वेट कर रहे हैं। रहल इसे उठाकर चली गई थी। जब वो बिस्तर से निकली, सुबह वाला मंजर याद आने पर टीस सी उसके दिल में उठी थी। मुबारक हो जहल शाह, तुम कमज़ोर पड़ गई हो उसके सामने। खुद से कहकर वो वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। चंद मिनट के बाद वो येलो प्रिंटेड लॉन्ग शर्ट और ट्राउज़र में बाहर आई। शीशे के सामने आकर बाल बनाते हुए उसने अपने चेहरे का जायज़ा लिया, जो उसके सूट की तरह ही ज़र्द था। कुछ सोचते हुए वो फाउंडेशन लगाकर हल्के से मेकअप से अपने चेहरे की जर्दी को मिटाने में कामयाब हो गई थी। वो बाहर जाने के लिए जैसे ही पलटी, उसकी नज़र सामने टेबल पर रखे कार्ड पर गई। उसे कार्ड उठाकर पढ़ा। मैं जानता हूँ तुम मुझसे खफा होगी बेबी गर्ल, हर्ट होगी। तुम्हें तकलीफ़ होती है तो तुम रोती हो, और तुम एक लड़की हो, रो सकती हो। तुम कहती हो ना मुझे दर्द नहीं होता, मैं पत्थर हूँ। लेकिन मैं आज सिर्फ ये बोलूँगा, मुझे दर्द भी हो तो मैं रो नहीं सकता, क्योंकि ऐसा करने से मैं दुनिया की नज़रों में कमज़ोर पड़ जाऊँगा। और शहरियार शाह कमज़ोर नहीं बनना चाहता। मैं जानता हूँ तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी। कुछ दिन रुक जाओ, कुछ राज़ों से पर्दा उठने दो। हो सकता है मुझे तुमसे माफ़ी भी मिल जाए। इस कार्ड को पढ़कर वो तल्खी से मुस्कुराई बाहर आ गई थी। नाश्ते की टेबल पर सब उसका इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन वो उसे कहीं नज़र नहीं आया। शहरियान कहाँ है, उसने बेख्तियार होकर पूछा, जिस पर रहल और यशफा ने उसे आंखों ही आंखों में छेड़ा। वो घर चला गया था, तुम्हें तो पता है, ऑफिस जाना था तो कपड़े तो उसके वहीं थे। शिफान इसकी तरफ देखकर बोला, जिस पर वो सर हिलाती कुर्सी खींच कर बैठ गई। तुम्हारी तबीयत ठीक है ना, इसका जायज़ा लेकर वो तशवीशी अंदाज में बोला। जी शिफान भाई, मुझे क्या होना है। ऑफिस चलोगी। जी जाना है। चलो भाई, आप लोग ऑफिस की बातें छोड़ें और नाश्ता करें, ठंडा हो रहा है। रहल के कहने पर वो दोनों कंधे उचकाकर खाने में मसरूफ़ हो गए। कुछ ही देर में यशफा और आजिल अपने अपने घर को निकल गए थे। शिफान जहल के इंतज़ार में अब आबिद साहब के साथ बैठा था, और वो इस वक्त हरीम बेगम के रूम में इनकी गोद में सर रखे लेटी हुई थी। क्या हुआ मेरा बच्चा, उदास है क्या, वो उसके बालों में हाथ फेरती बोली। मॉम, मर्द और औरत की ज़िंदगी कितनी अजीब होती है ना। जो चीज़ें मर्द को खुद के लिए ठीक लगती हैं, वही चीज़ें वो औरत के लिए बर्दाश्त नहीं कर पाता। इसकी आवाज़ में शिकवा था। ज़ाहिर बेटा, ये सोच अपने जहन से निकाल दो, शहरियान को माफ़ करके एक अच्छी ज़िंदगी शुरू करो। कैसे नई ज़िंदगी शुरू करूँ, कैसे कैसे माफ़ करूँ उसे, आप जानती हैं। उसने इसे बीच में टोक कर वो अपनी बात शुरू कर दी। शहरियान तुम्हारा शौहर है बेटा, इसकी कोई बात तुम मुझे या किसी को नहीं बताओगी। मैं कभी सोचती हूँ कि अगर औरत के लिए एक कानून होता कि इसे इस माशरे में इज्जत उसके शौहर की इज्जत के मुताबिक मिलेगी, यानी जिसका शौहर लोगों की नज़रों में इज्जत रखता होगा, सिर्फ उसी औरत को इज्जत मिलेगी, तो आज पूरी दुनिया में हर औरत अपने शौहर से खुश होती। क्योंकि शौहर की इज्जत लोगों के दिलों में डालने और ना डालने का 90% काम औरत का होता है। अगर एक औरत ही अपने इर्द गिर्द मैके और ससुराल में अपने शौहर की बुराई करने के बजाय अच्छाई तारीफ करने लगे, तो वो इस अमल से खुद लोगों के दिलों में उस शख्स के लिए इज्जत कायम कर दे। हमने अक्सर ही सुना है, ये शख्स वैसे तो हर तरह से अच्छा है, लेकिन बीवी के साथ बहुत बुरा है, इसलिए मुझे बेहद बुरा लगता है। जबकि यही बीवी कुछ दिनों में अपनी नाराज़गी भूल जाती है, और जब उसकी नाराज़गी ख़त्म होती है और कोई उसका अपना ही उससे कह दे कि तेरा शौहर तेरे काबिल नहीं, तो यही औरत उसका मुंह नोचने के लिए आगे बढ़ जाती है। हालांकि ये सोच सामने वाले के दिल में उसने ही अपने शौहर के लिए बैठाई थी। तभी तो एक बीवी से ज़्यादा रुतबा माँ रखती है, क्योंकि माँ चार दीवारी में तो गलत काम करने पर अपने बच्चे को मार मार कर हलकान कर देगी, लेकिन कभी किसी दूसरे के सामने अपने बच्चे के ऐब नहीं रखती, बल्कि इस पर पर्दा डाल देती है। और इसी तरह एक मर्द को भी चाहिए कि वो अपनी बीवी के लिए वो शौहर बने जो कि वो बेटी के लिए सोचता है। जो मर्द ये दावा करे कि वो कोई जुल्म नहीं करता, कुछ गलत नहीं करता अपनी बीवी के साथ, तो एक बार इससे ये ज़रूर पूछा जाए कि क्या वो अपने जैसा शौहर की अपनी बेटी के नसीब में मांग सकता है। ये एक सवाल ही मर्द असल हकीकत है। मुख्तसर ये कि मियाँ बीवी एक लिबास की मानद है। अगर ये दोनों इस बात को समझ कर अमल करने लगे, तो कोई बेटी ना तो शादी करने से डरेगी, और ना ही कोई बेटा ये कहकर बात टालेगा कि मुझे इन झमेलों में पड़ना ही नहीं। अगर मियाँ बीवी ही एक दूसरे के बुराई को आपस में रखकर ख़त्म कर दें और अच्छाई दुनिया में फैलाएं, तो ना तो कोई मर्द जालिम बनेगा, और ना ही कोई औरत मजलूम।
इंसान मोहब्बत का भूखा होता है, फ़ौरन नहीं तो कुछ अरसे में ये मोहब्बत थोड़ा थोड़ा करके दिल को भी मोम कर देती है। मेरे बच्चे, ये रास्ता तो इस्लाम में भी हमें बताता है कि एक बार अपने रब के बताए रास्ते पर चल कर तो देखो, तुम अपने सारे गम भूल जाओगी। वो ठहर ठहर कर उसे समझाते हुए बोली, हाँ, अगर तुम्हें अपने ससुराल वालों में से कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें इसका हल बताऊंगी, लेकिन कभी अपने शौहर की बात मेरे से मत करना। बेटा, मैं जानती हूँ तुम दोनों कुछ अरसे में ठीक हो जाओगे, लेकिन अगर कोई गलत बात तुम मुझे बताती हो तो मेरे दिल में शहरियान के लिए हमेशा के लिए मैल रह जाएगा। वो तुम्हारा शौहर है बेटा, इसे गलत कामों से रोकने का काम अब तुम्हारा है। ढाल बन जाओ अपने शौहर की, ताकि कोई तुम्हारे बीच ना आ सके, कोई गलत फहमी भी नहीं। समझ रही हो ना? उन्होंने प्यार से इसे मुखातिब किया, जिस पर वो इनकी बातों के सहर से निकली। शायद आप ठीक कह रही हैं मॉम, मैं इतनी स्ट्रांग तो हूँ कि मुश्किल वक्त से अकेले सामना कर सकूँ। आप बेफिक्र रहें, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि आपको मेरी तरफ से मायूसी ना हो। वो इनका हाथ चूमकर बोली, जिस पर हरीम बेगम नम आंखों से मुस्कुरा दी। चलें, अब मैं चलती हूँ, शिफान भाई इंतज़ार कर रहे होंगे। वो इनसे मिलकर उठी कि हरीम बेगम ने उसे रोका। ये चादर ओढ़कर बाहर जाना, इनके नए हुक्म पर वो आंखें छूटी के इन्हें देखने लगी। बेटा, हमारे नाम के आगे शाह लगता है। मैं हर बार तुम्हारे डैड से कहती थी कि इसे चादर पहनाए, लेकिन वो हमेशा ये कहकर टाल देते थे कि अभी छोटी है। लेकिन अब तुम शादीशुदा हो गई हो। पहले भी मैं इस चीज़ के खिलाफ थी, और अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सैयद या मुस्लिम कहलाना आसान है, लेकिन बनना मुश्किल है। मेरे बच्चे, मुझे यकीन है तुम एक दिन ज़रूर ये बात समझोगी। ज़्यादा नहीं तो ये चादर ही ओढ़ कर निकला करो घर से। उन्होंने एक बड़ी सी चादर उस पर डाली। मॉम, लगता है आप आजकल कुछ ज़्यादा बुक्स पढ़ने लगी हैं। खैर, डोंट वरी, इसने इन्हें छेड़ा। हमारा मुआशरा बहुत ख़राब हो गया बेटा, वो उदासी से बोली, जिस पर जहल ने इन्हें गले से लगाकर तसल्ली दी और बाहर की तरफ बढ़ गई। हमारे मुल्क में जहाँ अच्छाइयाँ बढ़ रही हैं, वहाँ बहुत सी बुराइयों ने भी जन्म लिया। आजकल हर बच्चे को हर सिमत का पता है। छोटे से छोटे बच्चे को तलाक के मायने पता है। किसी ने ठीक ही कहा है, हद से ज़्यादा किसी चीज़ का इल्म भी इंसान को भटका देता है। जहाँ औरतों की मज़लूमियत पर लोगों ने एक्शन लेना शुरू किया, वहाँ कुछ औरतों ने भी झूठे इल्ज़ाम लगाकर गलत फ़ायदा भी उठा लिया। जहाँ पहले माँ बाप हैरेसमेंट की बात पर बच्चों के सामने इन्हें डराते थे, वहाँ सोशल मीडिया पर नई नस्लों ने इसका ज़िक्र आम करके जहाँ अच्छाई उठानी चाहिए, वहीं कुछ जवानों ने इसका गलत इस्तेमाल भी निकाल लिया। जहाँ हैरेसमेंट करने वालों को वार्निंग की खातिर खबरदार किया गया, वहाँ कुछ लोगों को इसमें चिस चस्का दिखने लगा। गर्ज ये कि जहाँ अच्छाई हो, वहाँ बुराई भी होती है। अगर हर शख्स खुद से बस एक अहद कर ले कि वो अपनी ज़ात से किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएगा, तो ये मुआशरा ज़ुल्म सितम से पाक हो जाए। एक इंसान कभी अपनी ज़ात से किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता, और जो पहुँचाता है वो हमारे अंदर का शैतान होता है, हमारा नफ्स होता है, जिसे मारकर ही इंसान इंसान बनता है। इंसानियत कह देना आसान है, इंसान बनना और कहलाना बहुत मुश्किल है। वो सुबह ही शाह मेंशन आ गया था। इसे अकेले आता देख खाला और भी अम्मा ने सवाल भी किया, जिस पर वो ऑफिस जाने का कहकर अपने रूम में घुस गया। चंद ही पलों में वो ब्लू पैंट कोट में पहनकर तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गया। आयशा बेगम ने उसे नाश्ते के लिए आवाज़ें दी थी, लेकिन यहाँ फिक्र ही किसे थी। अस्सलाम वालेकुम, बैक टू पाकिस्तान मिस्टर लगारी। वेलकम बैक टू पाकिस्तान मिस्टर लगारी। ऑफिस में आते ही उसे लगारी साहब के लौटने की खबर मिली, जिस पर वो इनके कैबिन में आता मुस्कुरा कर इनसे मिला। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू यंग मैन। इसके अंदाज में, वो भी मोहब्बत पाश अंदाज में इससे मिले। आप आए नहीं मेरी शादी पर, वो शिकवा करता इनके सामने रखे सोफे पर बैठ गया। बस बेटा, एक ज़रूरी मीटिंग के सिलसिले में लंदन जाना पड़ा। ऐसी कौन सी मीटिंग थी जिसका मुझे नहीं पता? इसके बेख्याली में किए गए सवाल से लगारी साहब ने घूर कर इसे देखा। बस तुम्हारी आंटी से थी मीटिंग, आँख मार कर बोले। गुड गुड, एक तो मुझे ये पता नहीं लगता हर महीने मेरी नई आंटी से मीटिंग क्यों हो जाती है आपकी। बाकी साहब ने सुन लिया ना तो कीमा बना देगा। वैसे सिर्फ दो ही बीवियां हैं मेरी। नहीं नहीं, कोई नहीं है। इनके मासूम अंदाज पर वो बेसाख्ता कहकहा लगा गया। इसके कहकहा लगाने से इसके डिम्पल नमूदार हुए, जिससे सामने से आती अना के कदम थमे। काफ़ी लम्हे इसे ऐसे ही देखने के बाद वो लगारी साहब का केबिन नॉक कर गई। इसके नॉक करने पर वो दोनों इसकी तरफ मुतवज्जह हुए। वेलकम बैक अंकल।
वो एक फूलों का बुके इन्हें थमाती बोली, जिसे लवारी साहब मुस्कुरा कर टेबल पर रख गए। लवारी साहब से मलिक के ताल्लुकात भी अच्छे थे, जिसकी बिना पर अना आज बहाने से इन्हें वेलकम बैक करने आई थी। असल मकसद तो शहरियान से मिलने का था, जब पूरा हो गया था। कैसे हैं आप मिस्टर शाह? आपकी वो इसकी तरफ मुतवज्जा हुई। हैंडसम, और आप? उसने बेनियाजी से कहकर वो न जाने अनजाने में अन्ना को खुश कर गया। हैंडसम तो आप वाकई बहुत हैं। इसका अंदाज खासा फ्लर्टी था, जिस पर लवारी साहब ने चौंक कर उसे देखा, जिस पर वो कंधे उचका गए। चलें, बातें बहुत हो गई, अब काम पर लगे। इन्हें छेड़कर वो इनके केबिन से निकला कि अन्ना भी इनके पीछे आई। इस दिन आप ऐसे ही उठकर चले गए थे, फिर उसके बाद कोई कांटेक्ट ही नहीं किया आपने? हाँ, वो कुछ ज़रूरी काम आ गया था। इसे सहल की इंगेजमेंट वाला दिन याद आया, जिस पर वो लब भींच गया। सामने ही उसे माज नजर आया, जिस पर एक उसेली निगाह डालकर वो अंदर दाखिल होती जहल और शिफान की तरफ मुतवज्जा हुआ। इसे चादर में देखकर इसके चेहरे पर मुस्कुराहट रेंगी, जिसे साथ खड़ी इनाया ने नोट किया। आपको तो मैं इनवाइट करना ही भूल गया। वो फिर से इनाया की फिर मुतवज्जा हुआ, जो इसकी बात पर आईब्रो झुका गई। मतलब? मिसेस अना मीट माय वाइफ सहल शहरियान शाह। इसे अपने साथ लगाए हुए मुस्कुरा कर अना से मुखातिब हुआ कि इस अचानक रफ्तार पर अना का रंग फीका पड़ा। इससे पहले वो कुछ कहती, शहरियान का खून रिंग हुआ। मैं आता हूँ ज़रा। इन्हें छोड़कर वो आगे बढ़ गया। इसके जाते ही अना सुर्ख चेहरा लिए जहल की तरफ मुड़ी। मुबारक हो तुम्हें, का मुश्किल जब्त किया। थैंक यू। सहल जबरन मुस्कुरा कर बोली, लेकिन इसके अगले जुमले पर इसकी जबरन हंसी भी गायब हुई थी। जितने दिन खुश होना है हो जाओ, बहुत जल्द ये खुशी छीन लूंगी मैं तुमसे। शहरियान सिर्फ मेरा है, समझी तुम? वो घुर्राई के इसके अल्फाजों पर जहल तल्खी से मुस्कुराई। तुम ही रख लो, नहीं चाहिए मुझे, सपाट अंदाज में बोलती वो आगे बढ़ गई कि पीछे अना पैर पटकती बाहर निकल गई। उसके अंदर जलन बढ़ती जा रही थी। अभी तो वो ठीक से खुश भी नहीं हुई। डैमेज, मैं आ रहा हूँ। कॉल पर दूसरी तरफ इसकी आवाज़ सुनते ही वो बाहर की तरफ बढ़ने लगा, जब माज ने इसका रास्ता रोका। सर, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं भी चलता हूँ। नहीं, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, इसने सपाट अंदाज में कहा। सर, मैं चलूँगा, आपको अकेले नहीं जाने दूंगा। वो बज़िद था। इस पर शहरियान ने एक नज़र उस पर डाली। मैं जा रहा हूँ, तुम्हें लोकेशन सेंड कर देता हूँ। शिफान को लेकर पहुँचे से कहकर वो तेज़ी से निकल गया। कि माज इसी तेज़ी से अंदर की तरफ आया। इसे इसी तरह घबराए हुए देख कर जहल इसकी तरफ मुतवज्जो हुई। वो अब शिफान के पास भागा था। सर, वो शहरियान सर बहुत गुस्से में निकले हैं, कुछ गड़बड़ हो गई है। इसके जुमले पर जहल ने बेख्तियार दिल पर हाथ रखा। इसके सामने से ही वो दोनों निकल गए थे कि कुछ सोचते हुए वो इनके पीछे भागी। इनकी गाड़ी निकलते ही वो भी अपनी गाड़ी में बैठकर इनके पीछे गाड़ी लगा गई। गाड़ी एक सुनसान सी बिल्डिंग के आगे रुकी थी। वो तेजी से अंदर की तरफ भागा। कहाँ है बट? निकल बाहर, तेरे तो टुकड़े आज मैं कुत्तों को खिलाऊंगा। कहाँ है तू? अंदर आते ही वो धाड़ा था कि इसकी आवाज़ पर एक आदमी बाहर निकला। कहाँ है तेरा बॉस? बोल। उसने उस पर गन तानी। वो अंदर है। इसके धाड़ पर वो लरस गया था। किंग शाह के सामने अक्सर ऐसे ही अच्छे से अच्छा बंदा लरस जाता था। इसकी आंखों से ही खौफ खा जाते थे। इसे एक किक मार कर वो अंदर दाखिल हुआ, जहां बट अपने आदमी से कुछ डिस्कस कर रहा था। इसके एक हाथ में मशरूब का ग्लास था। वो लंबे लंबे डग भर कर इसके करीब पहुंचा कि इसके अचानक नाजिल होने पर बट समेत उसके सभी आदमियों का रंग फक हुआ, सिवाय एक की, वो जो कि इनके बीच में होकर शहरियान के लिए काम कर रहा था। खबरदार, अगर कोई अपनी जगह से हिला भी तो मेरा वो रूप देखेगा कि जिंदगी भर याद रखे। इसे एक इशारे पर इसके आदमी ने इन सबको काबू किया। इस वक्त यहाँ गिनती के 10 लोग ही थे, जो कि किंग शाह के नाम से ही कांप गए थे। लगता है तुझे इज्जत और जान दोनों ही राज नहीं है। बट जब भी दोबारा पंगा लेने का सोचा है उसमें। गन इसकी कनपटी पर रखी। तुझे क्या लगता है मैं डर जाऊंगा तुझसे? उस दिन मेरी बीवी बच्चों की खातिर मैं खामोश रहा था। तूने मुझे इनकी नज़रों में गिरा दिया। तूने मेरे घर जाकर अच्छा नहीं किया था। अब मैं तुझे इस जगह से मारूंगा कि तू तड़प तड़प कर खुद मौत मांगेगा। वो गुर्राया है। इसकी बात पर शहरियान का कहका बुलंद हुआ। लगता है ज़्यादा पी है तूने। वो इसके हाथ से मशरूब छीन कर इसके सर पर ग्लास उंडेल गया। सुना है तेरी शादी हुई है और भाभी बड़ी खूबसूरत है। अगर ये खूबसूरती हमें भी देखने को मिल जाती तो। इसका जुमला पूरा होने से पहले ही उसने वाइन की बोतल उसके सर पर मार कर फोड़ दी थी। इसके अचानक हमले पर बट ना संभलते हुए ज़मीन बोस हुआ। मेरी बीवी के बारे में अगर तूने एक लफ्ज़ भी अपनी गंदी ज़बान से निकाला तो तेरी सातों नस्लें तबाह कर दूंगा। इसके
گرج سے ایک لمحے کو وہاں موجود ہر شخص ہی کانپ گیا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ وحشی روپ میں آتا بٹ کو لاتوں سے مار مار کر ادھمرا کر چکا تھا۔ اس سے پہلے وہ اسے جان سے مارتا ایک دم سے لائٹ آف ہوئی تھی۔ اسے کوئی چیز اپنی بازو پر چپتی محسوس ہوئی اور اگلے ہی لمحے لائٹ پھر سے آن ہوئی، لیکن اس بار کمرہ خالی تھا، صرف وہ اور اس کا بندہ رہ گیا تھا۔ ڈیمٹ، جاؤ حیدر، دیکھو انہیں بھاگنے نہ پائیں۔ اس سے کہہ کر وہ خود بھی تیزی سے باہر نکلا جب شفان اور معاذ نے اسے آتا دکھائی دیے۔ تم باہر کی طرف دیکھو، وہ لوگ مجھے ہر قیمت پر چاہیے۔ اس نے انہیں یہیں سے اشارہ کیا، جس پر وہ دونوں پھر سے گاڑی میں بیٹھ کر باہر نکل گئے۔ وہ ہر روم میں اچھے سے چیک کر رہا تھا، جب سے کہیں سے کچھ نہ ملا تو وہ واپس اس سے پہلے والے روم میں آیا جہاں ایک کھڑکی کے ساتھ اسے کوئی وجود باہر جھانکتا ہوا ملا۔ اسے پہچانتی اس کی رگیں تنی تھی۔ اگلی پل وہ اس کے قریب جا کر جھٹکے سے اسے دیوار سے لگا گیا۔ کس عمل پر وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا کر رہی تھی تم یہاں؟ وہ پوری قوت سے چلایا۔ اب کیا ہوا تمہیں؟ ڈر رہی ہو تم؟ جو میں نے دیکھا ہے نا، میں اب سب کو بتاؤں گی۔ شہریان شاہ ایک ڈان ہے جو لوگوں کو کتنی بے دردی سے مار دیتا ہے۔ وہ ایک اس پر ناگوار نظر ڈالتی جیسے ہی مڑی تھی، شہریان ایک جھٹکے سے اسے پکڑ کر پھر سے دیوار سے لگایا تھا۔ میرا جواب دو، کیا کرنے آئی تھی تم یہاں؟ وہ اب اس کے کان کے قریب گھرایا۔ تم سے مطلب؟ ہوتے کون ہو تم مجھ سے سوال کرنے والے؟ ماس کیوں آیا تھا یہاں؟ اس سے پوچھا تم نے؟ نہ جانے کیوں اس نے ماس کا نام لیا تھا، فکر تو اسے اس کی ہی ہوئی تھی۔ تم ماس کے پیچھے آئی تھی نا؟ اتنا ضروری ہے وہ تمہارے لیے کہ تم ایسی جگہوں پر بنا سوچے سمجھے آ جاؤ؟ وہ بول کم چلا زیادہ رہا تھا۔ آج اس لڑکی نے سچ میں اسے پریشان کیا تھا۔ ہاں ہے، وہ ضروری، بہت ضروری ہے۔ تمہیں کوئی تکلیف ہے؟ تمہیں کیا لگا تھا اپنے گھر میں رکھ کر تم مجھے قید کر لو گے؟ وہ اب بھی محبت کرتا ہے مجھ سے، میں ذہل۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ بیچ میں اچک گیا تھا۔ وہ اسے اسی جلن میں دیکھنا چاہتی تھی جس میں اس نے اسے کل رات ڈال رکھا تھا۔ اگلے ہی پل وہ اس کے قریب جا کر جھٹکے سے اسے دیوار سے لگا گیا۔ اسی سمل پر وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا کر رہی تھی تم یہاں؟ وہ پوری قوت سے چلایا۔ تم زحل شہریان شاہ ہو، سمجھی؟ میں بھی دیکھتا ہوں کون مجھ سے پنگا لیتا ہے، کس میں اتنی جرت ہے کہ وہ شہریان شاہ کی بیوی پر ایک نظر بھی ڈالے۔ اس کے لہجے میں موجود غرور اور اعتماد سے زحل کی چلتی زبان کنگ ہوئی تھی۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتا، باہر سے گولیاں چلنے کی آواز پر وہ دونوں ہی چوکنا ہوئے تھے۔ تم جاؤ یہاں سے، اسے کہتے ہی وہ پلٹا کہ اس کے پلٹنے سے زحل کی نظر اس کے بازو سے نکلتے خون پر پڑی۔ اسے دیکھ کر وہ اپنے پرس سے گن نکالتی اس کے برابر میں کھڑی ہوئی تھی۔ کیا کر رہی ہو؟ بچوں کا کام نہیں ہے یہ؟ شہریان آنکھیں چھوٹی کیے اسے دیکھنے لگا۔ اپنے کام سے کام رکھو۔ اسے گھرتی وہ آگے بڑھی جب دروازہ دھاڑ سے کھلا تھا اور سامنے سے آنے والے شخص پر جو پہلی گولی چلی تھی وہ شہریان نے نہیں بلکہ زحل کی تھی۔ میں جا رہی ہوں، تم بچ جاؤ تو آ جانا۔ وہ ایسے ہی حیران پریشان کھڑے شہریان کو چھوڑ کر تیزی سے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ اور کتنا شوق کرو گی تم مجھے بیبی گرل؟ خود سے کہتا وہ تیزی سے باہر نکلا جہاں کوئی نہیں تھا۔ شاید یہ آدمی بھی اسے مارنے کی نیت سے آیا تھا جو کہ اس کی شیرنی کے ہاتھوں زخمی ہو گیا تھا۔ جال تو اچھا بچھایا ہے بٹ لیکن شکار غلط چن لیا۔ اسے ٹھوکر مار کر وہ باہر شفان کی گاڑی میں کچھ ہی لمحے اس کے سامنے آ کر رکی۔ شاہ جلدی اندر بیٹھو جلدی۔ اس نے آتے ہی گھبرا کر اسے گاڑی میں بٹھایا۔ معاذ اس کی گاڑی سے اتر کر اب شہریان کی گاڑی میں سوار ہو گیا۔ کیا ہوا؟ گھبرائے ہوئے شفان کی جانب دیکھا۔ دماغ خراب ہے تمہارا؟ ایسے کیسے اکیلے نکل آئے تم؟ 1000 بار کہا ہے کہ گارڈز کو اپنے ساتھ رکھا کرو، اب کہاں بھیجا ہے تم نے انہیں؟ تمہاری بھابھی کے پیچھے۔ کیوں؟ زحل کو کون سی سیکیورٹی کی ضرورت ہے؟ وہ یہاں آئی تھی۔ اس کے انکشاف پر شفان نے چونک کر اسے دیکھا۔ بھیج دیا ہے گھر، گارڈ ساتھ ہی ہیں۔ تم بتاؤ ہوائیاں کیوں اڑی ہوئی ہیں؟ اس لیے کیونکہ بٹ کے ساتھ ساتھ یہاں اور بھی کچھ لوگ تھے جو بٹ سے ہٹ کر تم پر حملہ کرنے آئے تھے۔ میں نے ان میں سے 2 کو حیدر کے ساتھ بھیج دیا اور ایک میرے ہاتھوں سے نکل گیا تھا۔ ہاں وہ حملہ کرنے آیا تھا لیکن مجھ سے پہلے ہی زحل نے اسے شوٹ کر دیا۔ اس نے ایک اور جھٹکا شفان کو دیا تھا۔ اس کی حیرت زدہ سی شکل کو دیکھ کر وہ ہنستا چلا گیا۔ مجھے بھی ایسے ہی حیرت ہوئی تھی۔ خیر میں تمہاری سیکیورٹی بڑھا رہا ہوں، تمہارا کوئی ایک دشمن نہیں ہے۔ شہریان نہ جانے کہاں کہاں چھپ کر بیٹھے پر کسی پر نظر نہیں رکھ سکتا، لیکن تم یہ سیکیورٹی رکھ سکتا ہوں، سمجھ رہے ہو نا؟ اس کے لہجے میں فکر صاف ظاہر تھی۔ ڈونٹ وری، چل کر میرے لیے سب نیا نہیں ہے۔ اس نے کندھے اچکائے جس سے اس کے کندھے سے ٹپکتا خون شفان کے سامنے آیا۔ ڈیمٹ، ہمیں ہاسپٹل جانا ہوگا۔ نہیں کہیں نہیں، میں گھر جاؤں گا، ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، چھوٹے سے زخم ہے، صحیح ہو جائے گا۔ اس کے بعد شفان کچھ نہیں بولا۔ اس کی ضد سے وہ اچھے سے واقف تھا۔ اسے شاہ مینشن تک خود چھوڑ کر اپنے گھر کی طرف بڑھ گیا۔
शाम के 7 बज चुके थे। वो अंदर दाखिल हुआ तो उसे आयशा बेगम के साथ बातें करती नजर आई। इसे आता देख आयशा इसकी तरफ मुतवज्जा हुई। इसके हाथ से खून टपक टपक कर नीचे गिर रहा था, उस पर तो कोई असर नहीं था। हाँ, अलबत्ता आयशा बेगम की आंखों से आंसू जारी हो गए थे। वो अक्सर ही इन्हें ऐसी चोटों में आता दिखाई देता था। ये क्या हुआ है शहरियान, कैसे लगी है? वो इसकी नाराज़गी भुलाए इसके करीब आई। आपका इससे कोई मतलब नहीं, हटे, मुझे जाना है। अपना हाथ इनके हाथ से छुड़वा कर वो आगे बढ़ने लगा। जब उन्होंने जहल को आवाज़ दी, सहल इधर आओ बेटा, जल्दी देखो इसे खून निकल रहा है, बैंडेज करो मेरा बच्चा। वो रोहानसी होती इसे पुकारने लगी। सहल को इनकी हालत पर रहम आया और इस संगदिल पर शदीद गुस्सा जो बेनियाजी से सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। आंटी आप बैठे, मैं जाकर करती हूँ पट्टी, आप बेफिक्र रहें, ज़्यादा नहीं लगी होगी इन्हें। दिलासा देकर वो खुद भी इसके रूम में आई, जो कि अब इन दोनों का हो गया था। दिखाओ मुझे कहाँ लगी है, उसने रोब से कहा। जिस पर शहरियान का कोट उतारता हाथ थमा। कहीं नहीं, तुम जाओ, मुझे ये फजूल चोंचले नहीं पसंद। पानी से धो लूँगा इसे। नज़रअंदाज किए वो फिर कबर्ड से कपड़े निकालने लगा, जबकि वो उसे करीब जाती से कॉलर से थाम गई। आंटी बहुत परेशान है, मेरे साथ बहस से अच्छा है शराफत से मुझसे जख्म साफ करने दो। तुमसे चोंचले करने का मुझे कोई शौक नहीं। इसके घुटनाने पर वो सर्द आह भरे अपने बाजू आगे कर गया। शर्ट उतारो। तुम तो फौरन ही रोमांस पर आ गई, उसने शरारत से कहा। बकवास नहीं, उसने घूर कर इसे देखा, जिस पर वो इसकी कमर के गिर्द बाजू फैलाए इसके करीब गया। कभी थोड़ी तो इज्जत दे दिया करो यार, ज़्यादा गुस्सा नहीं करने लग गई? इसे करीब किए वो मासूम शक्ल बनाकर बोला। जख्म दिखाओ, इसे पीछे करती वो घुर्राई, जिस पर वो अपने दिल पर हाथ रख गया। जख्म तो यहाँ है, इसका अंदाज छुपता हुआ था। ओके फाइन, दफ़ा हो, इसे पीछे हटता देख वो हथियार डालता शर्ट के नीचे बनियान शर्ट भी उतारने लगा। जब वो चीखी, बस शर्ट उतारो, इसके अंदाज पर उसने बामुश्किल हंसते हुए सोफे पर ढह गया। इसके साथ बैठकर वो इसका जख्म का तफसीली जायजा लेने लगी। जख्म गहरा था, शायद इसे चाकू से ज़रब लगी थी। एहतियात से इसके साफ करने पर वो पट्टी बांध दी। इसके दौरान वो आंखें मूंदे बेनियाजी से पड़ा रहा। हो गया, इसे उठता देखकर वो आंखें खोल गया। लफ्ज़ जवाब देकर वो कमरे से बाहर निकल गई। बाहर आते ही उसने आंसू अंदर उतारे। संगदिल इंसान दूसरे की नहीं तो खुद की तकलीफ का तो ख्याल कर ले, कितना गहरा कट लगा है। शहरियान पर गुस्सा आ रहा था उसे रह रहकर। इसका लापरवाह अंदाज इसे अंदर तक काट गया था। वो खुद के लिए सबसे ज़्यादा संगदिल था। रात के खाने पर वो फ्रेश सा वाइट टी शर्ट और ट्राउज़र में सरबराही कुर्सी पर आकर बैठ गया। जख्म कैसा है बेटा? अभी अम्मा ने इसकी तरफ देखकर पूछा। ठीक है अभी अम्मा, कुछ नहीं हुआ, खाना खा लोगे ना? आयशा बेगम के सवाल पर उसे शरारत सूझी। हाँ, हाथ मूव करने से दर्द हो रहा है तो कोई बात नहीं, जैल भाभी खिला देंगी। इसकी कज़न ने के कहने पर उसे गाल तमतमा उठे थे। हाँ जैल बेटा, शहरियान को चावल खिला दो। आयशा के हुक्म पर उसने घूर कर शहरियान को देखा, जो शरारत से आंख दबा गया। ऊपर तो उसे दर्द नाम की कोई चीज़ नहीं थी। खिला दो बेटा, खाना ठंडा हो रहा है। खाला के कहने पर वो झिझक कर इसकी प्लेट में चावल डालकर इसे के आगे चम्मच कर गई। खाने के दौरान वो इसकी खुद पर मरकूज नजरों से उकता गई। बस चंद निवालों के बाद वो बस कह गया। इसकी इतनी जल्दी बस कहने से वो हैरत में मुब्तला हुई। रामे मेरी कॉफ़ी पहुंचा दो मेन स्टडी में। मैं स्टडी में हूँ। इनसे कहकर वो सीधा अपने रूम में गया। इसकी स्टडी इसके कमरे के अंदर ही थी। रात के तकरीबन 11 बजे वो रूम में दाखिल हुआ। इसे रूम में ना पाकर वो नीचे आया। इसे वो अब भी कहीं नज़र नहीं आई। इस वक्त शाह मैंशन में डैम लाइट्स ऑन थी। किचन से आती रोशनी से वो इस जानिब आया जहाँ वो कॉफ़ी बनाती नजर आई।